Very good morning everyone. So myself is MD Yahya and today I am going to deals about some very small topic, that is the tools in recombinant DNA technology, and this topic is taken from the chapter Biotechnology Principles and Process. तो आइए इस बारे में बात करते हैं कि टूल्स आखिर किस तरह से यूज़ होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि टूल्स आखिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया कैसे जाए। अभी इसमें हम लोग बात करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जिस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है उस टूल्स उसमें क्या क्या चीज़ है और कैसे उसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टूल्स में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि अपने को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये पहला टूल है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। पॉलीमरेज का काम ये होता है कि रेप्लिकेशन काफ़ी फास्ट होता है इससे। उसके अलावा हम लोग इसमें यूज़ हो जाएगा लाइगेज एंजाइम का। लाइगेज का काम होता है टूटे हुए डीएनए फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ देना। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे प्लाज्मिड वेक्टर की, प्लाज्मिड वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा हमारे पास में होस्ट चाहिए, हमारे पास में होस्ट ऑर्गेनिज़म, जिस होस्ट के अंदर हम लोग अपने जीनोम को रेप्लिकेट करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए, जिस जीन का हमें ज़रूरत पड़ेगा। इन सबों में ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, बाकी ये पांचों एनसीईआरटी बुक में गिवन है एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये पांचों चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लेकिन ये छठा चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर टूल्स में हमें ये सब टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सबसे पहला टूल्स के बारे में हम लोग अभी जो बात करेंगे वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी हमें अभी। तो हम लोग फ़िलहाल ये बात करते हैं कि इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। अभी के आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में बस 10 मिनट का छोटा सा हम बस ये बताएंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करता है, हम लोग कैसे इसका यूज़ करके हम लोग किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट्स को तोड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, तो एक्चुअली में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये करता क्या है कि कट द डीएनए फ्रैगमेंट्स, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स को कट कर देता है। और इसके हिसाब से अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के टाइप्स को देखा जाए तो ब्रॉडली हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 2 टाइप्स के मिलते हैं। सबसे पहला हम लोग बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और दूसरा जो एंजाइम है इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। ये दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता क्या है, डीएनए फ्रैगमेंट्स को ये अंदर से कट करेगा। सपोज दैट ये कोई डीएनए फ्रैगमेंट है और इस डीएनए फ्रैगमेंट को अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर इस पे अगर यूज़ किया जाए तो क्या होगा कि डीएनए फ्रैगमेंट्स को ये अंदर से कट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, कट फ्रॉम इनसाइड, अंदर से कट करने में ये हेल्प करता है। वहीं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, चूँकि इसमें एक्स लगा हुआ है तो एक्सटर्नल की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई डीएनए फ्रैगमेंट है, इस डीएनए फ्रैगमेंट को अगर हम रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस से अगर कट करना चाहेंगे तो ये इसमें बाहर से कट लगाना शुरू करेगा, बाहर से कट लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, कट फ्रॉम आउटसाइड, ये बाहर से कट करेगा। तो ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में छोटी सी बात कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी अभी हम लोगों के सिलेबस में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना है। तो अपने पास अगर बात करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत सारा है, लेकिन हम लोगों के एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 2 तरह का दिया हुआ है। एक दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जो बात किया हुआ है वो 2 तरह के एंजाइम के बारे में है। एक हिंद-2 के बारे में और दूसरा है EcoR1 के बारे में। अब ये EcoR1 क्या है और हिंद-2 क्या है, ये एक्चुअली में दोनों ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है।
इसमें इको R1 क्या करेगा, स्टिकी इंड प्रोड्यूस करता है, स्टिकी इंड प्रोड्यूस कर देता है, और हिंद 2 क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस द ब्लंट इंड, ये ब्लंट इंड को प्रोड्यूस करता है। तो हम लोगों को ये देखना है फिलहाल कि इको R1 का यूज़ करके हम किस तरह से स्टिकी इंड का फॉर्मेशन करें, ताकि दो अलग अलग तरह के DNA को आपस में कैसे जोड़ा जा सके, ये अपना मेन टारगेट है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। और इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में अपना जो अभी फ़िलहाल एंजाइम है इसका नाम है इको R1। इको R1 का यूज़ करके कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। सपोज दैट दो अलग अलग DNA है, ये कोई एक DNA है, ये कोई एक DNA है, और इस पर सीक्वेंस है GAATTC। इसके ओपोजिट इधर सीक्वेंस हो जाएगा, T के ओपोजिट A, T के ओपोजिट A, T, एडेनिन के ओपोजिट थाइमिन, गुआनिन के ओपोजिट साइटोसिन। सपोज दैट मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर DNA है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें अपने पास, सपोज दैट कोई फॉरेन DNA है। अगर हम फॉरेन DNA को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो फॉरेन DNA को आपस में किस तरह से जोड़ेंगे, फॉरेन DNA को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी अपने पास में सीक्वेंस है GAATTC, इसके ओपोजिट में GAATTC। तो ये दो अलग अलग तरह का अपने पास में DNA है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अगर हम इको R1 का यूज़ करते हैं, तो इको R1 इसका जो सीक्वेंस है ये किस बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करेगा, ये GAATTC बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके ओपोजिट में क्या हो जाएगा, GAATTC। अगर हम इस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 डाल दें तो ये कहाँ पर कट लगाएगा, G और A के बीच में ऊपर से कट लगा देगा। सपोज़ ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, और ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, तो G और A के बीच में से कट लगाएगा, यहाँ भी G और A के बीच में से कट लगाया जाएगा, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा कि कट फ्रॉम G एंड A, और यहाँ पर G और A के पास से कट लगाएगा। इसे भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 से ही कट कर रहे हैं, तो कहाँ पे कट लगाएगा, G और A के पास कट लगाएगा, और यहाँ पर ये G और A के पास कट लगाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं सो व्हाट विल वी ऑब्जर्व, हमें क्या देखने को मिलेगा, ये G, ये AA वाला पार्ट, यहाँ से ये जो पार्ट है ये कट के बाहर निकल जाएगा, इट विल बी रिमूव। तो हमारे पास में जो एक थ्रेड बन के आया है वो कुछ इस तरह का है, हमारे पास में जो एक थ्रेड बन के आया है। तो G वाला बचा हुआ पार्ट है, G बचा हुआ है, AATTC यहाँ से रिमूव हो चुका है, इसको हम नहीं लिखेंगे। इधर क्या बचा हुआ है, इधर बाहर का G वाला पार्ट रिमूव हो चुका है, और क्या बचा है AATTC, तो CTTAA ये वाला पार्ट बचा हुआ है। इधर अगर देखा जाए, इधर क्या है, G और A के बीच में और A और G के बीच में, तो यहाँ पर क्या है कि ये नीचे वाला पार्ट यहाँ से कट के रिमूव हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, इट विल बी लेफ्ट आउट। तो हमारे पास में कुछ इस तरह से बन के आएगा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से बन के आया। ये नीचे G बचा हुआ है, ऊपर में यहाँ से G कट के बाहर निकल जाएगा, और क्या क्या बचा है AATTC, CTTATTAA ये वाला पार्ट बचा है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह का अपने पास में बनता हुआ नज़र आ रहा है। इधर अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर दो अलग अलग जो इंड का फॉर्मेशन हुआ है, इसी दोनों को क्या किया जाएगा, एक ये वाला इधर से और ये वाला इधर से, इस दोनों को मिला करके जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो एडिशन हो रहा है, तो ये जो इंड बना हुआ है, इस इंड को हम लोग बोलते हैं स्टिकी इंड। ये इंड कहलाएगा स्टिकी इंड, स्टिकी इंड। तो स्टिकी इंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो स्टिकी इंड प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल में बाम H1 भी होगा, सॉरी हिंद 2 भी होगा, क्योंकि हिंद 2 भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। सो हिंद 2 ये ब्लंट इंड बनाता है, इको R1 स्टिकी इंड का प्रोडक्शन करेगा। सो हेयर इज द स्टिकी इंड। अब इसे इजीली जोड़ा जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम।
लाइगेज एंजाइम का काम क्या होता है कि लाइगेज एंजाइम टूटे हुए डीएनए पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो लाइगेज यहाँ पर आएगा और इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन को फिर से बना देगा और हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसका ये जी वाला पार्ट, नीचे सी, टी टी ए ए, और इसका कौन सा पार्ट, इसको जब इधर लेके आएंगे तो जी के बगल में ए हो जाएगा, मतलब जी के बाद ये वाला पूरा सीक्वेंस ए टी टी सी, ए टी टी सी, और इसका जो पार्ट था ये जी वाला पार्ट कुछ यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये अपने पास में जो नया जो एक डीएनए बन के आया, इसका डीएनए में एक ये वाला पार्ट है जो कि वेक्टर डीएनए का पार्ट था, और दूसरा जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन किसका है, फॉरेन डीएनए का है। तो इस जो नया वाला जो डीएनए बन के आया है इसमें अपने पास में वेक्टर डीएनए भी है और फॉरेन डीएनए भी है, और इस तरह से जो नया बन के आया है इसे हम क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये हम लोग इसके पहले भी पढ़े थे पहले वाले में, लेकिन वहाँ पे हम लोग ये नहीं देखे थे कि आखिर किस तरह से इको R1 का यूज़ किया जाएगा। तो इको R1 का यूज़ करके all of we have seen that here how the formation of recombinant DNA takes place। यहाँ पर किस तरह से recombinant DNA बनता है। तो इको R1 एक तरह का restriction endonuclease है। एक छोटा सा रिवीजन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। हम लोगों को अभी इस टॉपिक में आज हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात की है, हालांकि अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में और भी कुछ हम लोगों को जानना है जो कि हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बारे में छोटा सा हम लोग बस इसका एक एग्जाम्पल पढ़े हैं इको R1 का। पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में बात होगी, लाइगेज के बारे में हम लोग आज हल्का सा बात किए हैं कि लाइगेज क्या करता है, इट इज़ एक्टिंग लाइक अ ग्लू सब्सटेंस। ये एक तरह का ग्लू होता है जो कि क्या करेगा, इन दोनों को चिपकाने में हेल्प करेगा, ठीक है, लाइगेज। प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, फिर से बता देंगे आगे। और होस्ट ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में बात होगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग अब अगले क्लास में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इतना देखे हैं कि आखिर किस तरह से हम लोग इको R1 का यूज़ करके एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया जाएगा। ये सवाल सीबीएसई बोर्ड में भी पूछता है, स्टेट बोर्ड में भी पूछा जाता है, और मेडिकल्स में, नीट में यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू ये सवाल पूछा जाता है। एनसीईआरटी बुक एक बार रीड कर लेना, यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स विच इज़ वेरी वेरी सेम। जितना भी हम सब कुछ बताएं सारा चीज़ एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा और वहाँ से इस चीज़ को रीड किया जा सकता है, ठीक है। इसमें एक सबसे बड़ा बात है कि इको R1 आखिर किस तरह के बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है। तो GAATTC यही एक बेस पेयर है जो इको R1 इसी को रिकॉग्नाइज करेगा, इसी को पहचानेगा, और जहाँ पर GAATTC मिलेगा वहीं से अपना काम करना शुरू करता है इको R1। लेकिन GAATTC में ये कट कहाँ से लगाता है, G और A के बीच में कट लगाया जाता है, ठीक है। और कोई भी अगर अपने पास में डीएनए का अगर ये एक स्ट्रैंड है, सपोज दैट ये 5' प्राइम पर है, तो डीएनए का ऑपोजिट यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा स्ट्रैंड ज़रूर होगा विच विल बी 5' प्राइम। तो इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा, पैलिंड्रोमिक मतलब इसका ठीक उल्टा, तो इसका ठीक उल्टा हो गया यहाँ पर GAATTC, ठीक है। तो कोई भी डीएनए है यहाँ पर, तो इसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में यहाँ पर A और G के बीच में कट लगाया जाएगा, और A और G के बीच में कट लगाया जाएगा तो कुछ इस तरह से स्टिकी इंड का फॉर्मेशन होगा, और उसी स्टिकी इंड के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि by using the ligase enzyme we will join the two different kind of the DNA to form a very new kind of the DNA, and that DNA will be said to be what, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जानते हैं। तो अभी आज के क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। पढ़ते रहिए, इस तरह के छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स में लेके आता रहूँगा फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए हेल्पफुल है। पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।